ये कहानी है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के एथेंस की और एथेंस की सबसे खूबसूरत, सुडौल और रहस्यमयी महिला फ्राइने की। एक ऐसी सुंदर कमनीय काया जिसने यूनान के देवताओं को भी ईर्ष्यालु बना दिया था। शताब्दियों में इतना सुंदर कोई पैदा होता है, ऐसी थी फ्राइने। वास्तव में प्राचीन यूनान एक पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन इस समाज में महिलाओं का एक तबका ऐसा था जो रानियों से भी ज्यादा ताकतवर था। इन्हें हेतायरा कहा जाता था। ये बेहद उच्च कोटि की, उच्च शिक्षित और स्वतंत्र गणिकाएं होती थीं। इन्हें समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। फ्राइने पूरे यूनान की सबसे प्रसिद्ध हेतायरा थी। यूनान के इतिहासकारों जैसे एथेनियस के अनुसार फ्राइने की सुंदरता और उसकी शारीरिक बनावट इतनी जादुई थी कि उसे देखते ही लोग सुध-बुध खो बैठते थे। प्रसिद्ध मूर्तिकार प्राक्सिटेलिस ने दुनिया में पहली बार प्रेम की देवी एफ्रोडाइट की नग्न मूर्ति बनाई तो उसने देवी की कल्पना फ्राइने के सुडौल शरीर को देखकर ही की थी। फ्राइने इतनी अमीर हो चुकी थी कि एक बार जब यूनान के सम्राट सिकंदर ने थीब्स शहर की दीवारों को तोड़ दिया था, तो फ्राइने ने पूरे शहर की दीवारों को अपने पैसों से दोबारा बनवाने की पेशकश की थी। बस उसकी शर्त ये थी कि दीवार पर लिखा जाए, सिकंदर ने इसे नष्ट किया और हेतायरा फ्राइने ने इसे फिर से बनाया। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक स्त्री के पास हद से ज्यादा दौलत, बेपनाह हुस्न और सत्ता के राज आ जाएं, तो वो शक्तिशाली पुरुषों की आंखों में चुभने लगती है। और यहीं से शुरू हुआ एक खौफनाक षड्यंत्र। मौत का फंदा एक गुप्त पंथ के माध्यम से फ्राइने की तरफ पड़ रहा था। दस्तावेजों में दर्ज है कि 350 ईसा पूर्व के आसपास अचानक फ्राइने को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से पूरे एथेंस में हड़कंप मच गया, लेकिन उस पर जो आरोप लगाया गया था वो हैरान कर देने वाला था। उस पर एलेसीनियन रहस्य का अपमान का आरोप था। एलेसीनियन रहस्य दरअसल प्राचीन यूनान का एक बेहद खौफनाक और गुप्त धार्मिक पंथ था। इस रहस्यमय पंथ के नियम इतने सख्त थे कि अगर कोई इसके रहस्यों को उजागर करता या इसका मजाक उड़ाता तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। वैसे देखा जाए तो महान दार्शनिक सोक्रेटिस को भी लगभग ऐसे ही आरोपों में जहर पीना पड़ा था। लेकिन क्या सच में फ्राइने ने इस धार्मिक पंथ का अपमान किया था? और यहीं से इतिहास की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जन्म लेती है। कई आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि ये उस समय के एथेंस की राजसत्ता के उच्च पदों पर विराजमान राजनेताओं द्वारा रची गई एक साजिश थी। वैसे सच्चाई ये थी कि एथेंस के कई बड़े राजनेता, सेनापति और न्यायाधीश फ्राइने के दीवाने थे और उस पर से वे भारी कर्जे में भी डूबे हुए थे। फ्राइने के पास एथेंस के राजसत्ता के कई काले राज थे। उन राजनेताओं ने अपने राज छिपाने और फ्राइने की अथाह धन संपत्ति हड़पने के लिए धर्म का सहारा लिया और उसे मौत के घाट उतारने की साजिश रची। उसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा ऐतिहासिक मुकदमा जिसने दुनिया को चौंका दिया। फ्राइने को एथेंस की सबसे बड़ी अदालत एरियोपैगस में पेश किया गया। उसे बचाने के लिए उसका प्रेमी और यूनान का सबसे बड़ा वकील हाइपीराइटिस खड़ा हुआ। यूनानी कोर्ट और वहां के समाज में हाइपीराइटिस की अच्छी धमक थी। मुकदमा कई दिनों तक चला। हाइपीराइटिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कहते हैं कि अदालत के जज पहले से ही बिके हुए थे या फिर डरे हुए थे। जजों ने फैसला कर लिया था कि इस दैवीय रूप वाली स्त्री को मृत्यु दंड देना है। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब मौत का फरमान बस सुनाया ही जाने वाला था। न्यायालय में उस समय सन्नाटा छा गया। फ्राइने की आंखों में मौत का डर साफ दिखने लगा था। तभी हाइपीराइटिस ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना इतिहास में कभी किसी ने नहीं की थी। जब हाइपीराइटिस को लगा कि सारे तर्क खत्म हो गए हैं और अब फ्राइने की मौत निश्चित है, तो वो अचानक फ्राइने के पास गया। उसने जजों के सामने खड़ी उस बेबस फ्राइने के लिबास को एक झटके से खींच दिया।
अदालत के बीचों बीच फ्राइने का वो सुंदर और सुडौल शरीर निर्वस्त्र हो गया। पूरे कोर्ट रूम की सांसें रुक गईं। लोग भौचक्के होकर उस अप्रतिम सुंदरता की मूर्ति को देख रहे थे। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि इतना परफेक्ट और सुडौल शरीर किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से प्रेम की देवी एफ्रोडाइट का अवतार है। जजों के अंदर ये खौफनाक डर बैठ गया कि अगर उन्होंने इस दैवीय काया को मौत की सजा दी तो देवता पूरे एथेंस को श्राप दे देंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। भय और चमत्कार के उस पल में जजों ने सर्वसम्मति से फ्राइने को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन ये कहानी अदालत के उस ड्रामे पर खत्म नहीं होती। असली रहस्य फ्राइने की अदालत से बाहर निकलने के बाद शुरू होता है। फ्राइने उस दिन अदालत से जिंदा तो बच गई, लेकिन इस घटना के कुछ ही समय बाद वो इतिहास के पन्नों से अचानक और पूरी तरह से गायब हो गई। उसका कहीं कोई जिक्र नहीं आता, मानो वो पूरे कालखंड से ही गायब हो गई। दुनिया के सबसे बेहतरीन खोजकर्ता और पुरातत्वविद आज तक इस बात का जवाब नहीं खोज पाए हैं कि इतनी मशहूर और ताकतवर महिला अचानक कहां गायब हो गई। क्या वो सच में बच गई थी? एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि अदालत में हारने के बाद उन राजनेताओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने रातों रात फ्राइने को अगवा करवाया, उसकी हत्या की और उसकी लाश को कहीं बहुत गहराई में दफना दिया। लेकिन फिर उसकी बेशुमार दौलत कहाँ गई? क्योंकि फ्राइने के पास इतना सोना था कि वो एक पूरा शहर खरीद सकती थी। लेकिन उसकी मौत या गायब होने के बाद उसके खजाने का एक सिक्का भी किसी को नहीं मिला। क्या उसने गायब होने से पहले अपनी दौलत कहीं छिपा दी थी, या फिर अपनी असीमित धन संपत्ति के साथ फ्राइने किसी ऐसी दुनिया में चली गई जिसका सुराग कभी किसी को नहीं मिला? यूनान में डेल्फी के पवित्र मंदिर में सालों बाद एक सोने की मूर्ति मिली जो फ्राइने की थी, लेकिन वो मूर्ति वहां किसने रखी, ये रहस्य भी अनसुलझा है। इतिहास में आज तक न तो फ्राइने की कब्र मिली है, न उसकी हड्डियों का कोई सुराग, न ही उसका खजाना। आखिर एथेंस के उन राजनेताओं का वो खौफनाक सीक्रेट क्या था जिसे छिपाने के लिए फ्राइने को ही मिटा दिया गया? एक ऐसी महिला जिसके शरीर की बनावट ने यूनान के कानूनों को छुपा दिया था, वो अचानक हवा में कैसे गायब हो सकती है? यूनान के खंडहरों में आज भी जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो रहस्यमयी फ्राइने अपने अनसुलझे रहस्यों और उस छिपे हुए खजाने के साथ किसी अनजान कब्र में आज भी खामोश लेटी है।